हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मशहूर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली किताब द 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि 48 लॉज कंप्लीट करते करते शायद मेरे बच्चे बड़े हो जाते और मैं खुद 48 हो जाता। जोक्स अपार्ट, इस बुक के अंदर 48 तो ऐसे लॉज दिए हैं जिनको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में पावरफुल और सक्सेसफुल कैसे बने रहते हैं? यह किताब समझने में एक मास्टर क्लास है कि पावर कैसे काम करती है और तुम इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक ट्विस्ट है, इस लॉ का यूज पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। मेरी सलाह में आप इसको पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करें, क्योंकि नेगेटिवली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ हेल भी बन सकती है। आप क्राइम की तरफ जा सकते हैं। आप किसी पे भरोसा नहीं करें, इसलिए मेरी सलाह में आप इनको पॉजिटिवली ही अप्लाई करें। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताता हूँ। क्या तुम्हें महाभारत की कहानी याद है? लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को सलाह दी थी कि धर्म की रक्षा करने के लिए कौरव के खिलाफ युद्ध करे। यहाँ तक कि युधिष्ठिर, जो कि अपनी सच्चाई के लिए जाने जाते थे, उन्हें भी स्ट्रेटेजिक लाई बोलना पड़ा था। कभी कभी जीतने के लिए विजडम, स्ट्रेटेजीज और अडेप्टेबिलिटी का मिक्स जरूरी होता है। इसी तरह रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब हमें हिस्ट्री के टाइमलेस एग्जाम्पल के जरिए लाइफ लेसन सिखाती है। हालांकि ये एग्जाम्पल पास्ट में लिए गए हैं, लेकिन इन लॉज का आज भी दुनिया में उतना ही यूज हो सकता है। ये आपकी लाइफ से उतने ही रेलिवेंट है। हाँ, कुछ लॉज इमोरल है, मैनिपुलेटिव हैं, इसीलिए इस किताब को कई जगह पे बैन किया हुआ है, स्पेशली अमेरिका के कुछ शहरों में। क्योंकि अमेरिका में कैपिटलिज्म चलता है और कैपिटलिज्म के बड़े लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये लॉज जो पावर के हैं और इन्फ्लुएंस के हैं, वो कभी भी आम लोगों को पता चले, क्योंकि वो हमेशा आम लोगों पे राज करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के एंड तक तुम इन लॉज को समझ जाओगे। ना सिर्फ समझोगे, बल्कि इनको इफेक्टिवली अपनी लाइफ में अप्लाई भी करोगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं पहला लॉ। वैसे तो मैं AI वॉइस का यूज़ करता हूँ, लेकिन 11 लैब्स ने मेरी जीभ ढीली कर दी, मेरा बजट हिला दिया और AI वॉइस का यूज़ करना हर वीडियो में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आज आपको इस वीडियो की, इस बुक की समरी सुनने के लिए मेरी सड़ी हुई वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी ठोक सकते हो, कमेंट में गाली भी दे सकते हो, मैं बुरा नहीं मान। चलिए शुरू करते हैं पहले लॉ से, विच इज नेवर आउटशाइन योर मास्टर। कभी कभी आपने फील किया होगा कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और इतने ज़्यादा आप होशियार भी हैं, लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे। वहीं आपके सामने ही कोई डंप सा, कोई बेकार सा इंसान जिसने पूछ कर ही सारे काम आपसे किए हैं, वो आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके पैसे बढ़ गए, उसको तरक्की मिल गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज दे हैव नेवर आउटशाइन देयर मास्टर। हम चाहे गलती से ही सही, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस को शो ऑफ करने लग जाते हैं, और आपकी जो बॉस होते हैं, जो आपका मास्टर होता है, उसे इस चीज़ से इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है। उन्हें इम्प्रेस करने के बहुत ज़्यादा कोशिश करना, अपने स्किल को फ्लुएंट करना बैकफायर कर सकता है। उनके माइंड में फियर या इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्रिएट कर सकता है। यह लॉन्ग रन में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें हिस्ट्री की एक स्टोरी बताता हूँ जो इस लॉ को परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है। 17वीं सेंचुरी में फ्रांस में किंग लुइस 14 का राज था। उनके फाइनेंस मिनिस्टर में से एक, निकोल फॉन्केट, उन्हें इम्प्रेस करना चाहते थे। फॉन्केट ने ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की, जैसा पहले कभी नहीं देखा, जिसमें उसने अपने वेल्थ और ब्रिलियंस को दिखाने के लिए कितने सारे पैसे खर्च कर दिए। लेकिन इम्प्रेस होने के बजाय किंग लुइस ने थ्रेटन फील किया। उन्हें लगा कि फैंकेट उन्हें ओवरशैडो करने की कोशिश कर रहा है। रिजल्ट क्या हुआ? फैंकेट को अरेस्ट कर लिया गया और उसने अपनी बाकी की लाइफ जेल में गुजारी। फैंकेट ने जो सोचा था कि उसे फेवर मिलेगा, उसे तारीफ मिलेगी या फिर शायद उसे तरक्की मिलेगी, उसका जस्ट उल्टा हो गया। यही कोशिश उसके डाउनफॉल का रीज़न बन गई। यहाँ सबक सिंपल है, अपने सुपीरियर्स को उनकी पोजीशन में सिक्योर फील कराओ। उन्हें यह बिलीव करने दो कि वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और कैपेबल है। जब तुम इस आर्ट में मास्टर बन जाओगे तो तुम्हें बिना किसी अननेसेसरी एनवी या हॉस्टिलिटी के सक्सेस मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे लॉ के बारे में बात करते हैं, विच इज डोंट पुट
टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न टू यूज एनिमीज। दोस्तों, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये तुम्हें भले स्ट्रेंज लगे, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी सक्सेस से जेलस हो सकते हैं और तुम्हारे खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ तुम्हारे एनिमीज, जिन्हें कुछ प्रूव करना होता है तुम्हारे अगेंस्ट, वो ज़्यादा रिलायबल अलाइज साबित होते हैं। मैं तुम्हें हिस्ट्री की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। बाइजेंटाइन एम्पायर के किंग माइकल III की लाइफ बेसिलियस नाम के पर्सन की वजह से बची थी। बेसिलियस ने किंग को डेथ से बचाया था और इस तरह उसने किंग के ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट को अर्न किया था। शुक्रगुजार होकर माइकल ने बेसिलस को गिफ्ट दिया, पैसे दिए और अच्छा खासा स्टेटस दिया। उसने बेसिलस को एक ऑर्डिनरी हॉर्स ट्रेनर से रॉयल स्टेबल का हेड बना दिया। लेकिन माइकल यहीं नहीं रुका, उसने बेसिलस को और ऊपर उठाया। उसने बाइजेंटाइन के बेस्ट स्कूल में उसको भेजा और एजुकेटेड किया ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। टाइम के साथ बेसिलस ने बहुत पावर गेन कर लिया, लेकिन उस पावर के साथ एम्बिशन भी आई। लॉयल रहने के बजाय बेसिलस ने अपने बेनिफैक्टर को धोखा दिया और माइकल को मार डाला ताकि वो खुद भी ज़्यादा पावरफुल बन सकें। ये स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है कि कभी कभी तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। फ्रेंड्स के मन में हिडन जेलसी, रिसेंटमेंट हो सकता है जो तुम्हारी सक्सेस के साथ साथ बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ एनिमीज अक्सर प्रेडिक्टिवली एक्ट करते हैं। तुम्हें पता होता है कि वो किस तरह एक्ट करेंगे और वो तुम्हारे मुंह पे तुमको चैलेंज दे के एक्ट करेंगे, ना कि तुम्हारे पीठ पीछे दोस्तों की तरह तुमको धोखा देंगे। इसलिए किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले केयरफुली सोचो। लोग अक्सर सेल्फिश रीजन से ड्राइव होते हैं और ट्रस्ट हमेशा अर्न किया जाना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए। याद रखो, एक पुराना राइवल कभी कभी एक क्लोज फ्रेंड से बेटर साबित हो सकता। चलिए, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कंसील योर इंटेंशन। जिंदगी में सबसे पावरफुल स्ट्रेटजीज में से एक है अपने रियल इंटेंशन को हिडन रखना। जिस मोमेंट लोगों से तुम अपने प्लान, अपने गोल शेयर कर देते हो, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, सैबोटेज कर सकते हैं या तुम्हारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो सीक्रेसी का आर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ जो इस लॉ को इलस्ट्रेट करती है। मार्कस द सेवेग एक चार्मिंग और इन्फ्लुएंशियल मैन था। एक लेडी के प्यार में पागल था। अपनी फीलिंग से ओवरवेल्म होकर उसने सब कुछ बता दिया, अपने इमोशंस, अपने इंटेंशन और उसका प्यार पाने के अपने ड्रीम्स के चक्कर में। लेकिन उसका दिल जीतने के बजाय उसकी ओपननेस उसके ही खिलाफ चली गई। उस लेडी का मार्कस में इंटरेस्ट खत्म हो गया। यह स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है। जब तुम अपने गोल्स और डिज़ायर को बहुत ओपनली रिवील करते हो तो तुम दूसरों को यह पावर देते हो कि वो उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज़ कर पाए। वो तुम्हारे इंटेंशन को डिसमिस कर सकते हैं, तुम्हारे प्लान्स को अंडरमाइन कर सकते हैं या तुम्हारे वीकनेस का यूज़ कर सकते हैं। इस लॉ के मास्टर बनने के लिए अपने आप को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने एम्बिशन को छुपा के रखना ईजी नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है। केयरफुली बोलो और सिर्फ वही रिवील करो जो दूसरों को सुनना ज़रूरी है, ना कि तुम सचमुच क्या करना चाहते हो इसके बारे में ढिंढोरा पीटते रहो। जब लोगों को तुम्हारे प्लान्स के बारे में नहीं पता होता तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रेटजीज नहीं बना सकते। हमेशा याद रखो कि तुम्हारी साइलेंस और मिस्ट्री ही तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड है। इसे बरकरार कर रखने की कोशिश करो। जब तक दूसरों को यह पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे एक्शंस ऑलरेडी इमोशंस में होंगे, तुम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके होगे और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं रच पाएंगे। लेकिन अगर शुरुआत में ही प्लान बता दोगे तो शुरुआत में ही कोई ना कोई साजिश होगी, तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश होगी और शायद जिस गोल को, जिस ड्रीम को आप अचीव करना चाहते हैं, वो शायद कभी कंप्लीट ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ दोज मैनिपुलेटेड फ्रेंड्स यू हैव। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फोर्थ लॉस की तरफ। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। शब्दों की ताकत को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कम बोलने में ताकत है, इसे गवारा नहीं जा सकता। कम बोलने से ना सिर्फ आप ध्यान आकर्षित करते हो,
बल्कि दूसरे भी अपने बारे में ज़्यादा रिवील करने लग जाते हैं। यह जानकारी तुम्हें उन कमज़ोरियों के बारे में अंतर्दृष्टि दे सकती है जो भविष्य में काम आ सकती है। जितना ज़्यादा तुम बोलोगे उतने ही ऑर्डिनरी तुम लगोगे, और कभी कभी यह तुम्हारे खिलाफ भी काम कर सकता है। मैं तुम्हें प्राचीन रोम में ले जाता हूँ और एक महान योद्धा कॉस मार्सियस कॉरिलेनस की कहानी सुनाता हूँ। कॉरिलेनस एक प्रसिद्ध नायक था जिसे लोग उसकी बहादुरी और युद्ध के मैदान में उसकी जीत के लिए प्यार करते थे। 17 साल की सैन्य सेवा के बाद उसने राजनीति में प्रवेश किया, इस विश्वास के साथ कि उसकी वीरता की कहानियां नागरिकों का दिल जीत लेंगी। पहले तो उसके भाषणों ने लोगों को मोहित कर लिया। जब उसने युद्ध और बलिदान की रोमांचकारी कहानियां सुनाई, लेकिन समय के साथ वह बहुत ज़्यादा बोलने लगा, अपनी बहादुरी का मजाक उड़ाने लगा और अभिजात वर्ग के साथ अपने गठबंधन का दिखावा करने लगा। वही लोग जो उसे प्यार करते थे उसे अहंकारी और उनके संघर्षों से अनजान समझने लगे। चुनाव के दिन यह उसके खिलाफ काम कर गया। कॉरिलेनस ने आम लोगों का समर्थन खो दिया और जल्द ही पूरे रोम में दंगे भड़क गए। उसका पतन उसकी जुबान पर लगाम ना लगा पाने का सीधा परिणाम था। यह कहानी हमें एक अमर सबक सिखाती है, जितना कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा कंट्रोल तुम्हारी किसी सिचुएशन पर होगा। स्पष्ट और रहस्यमय तरीके से बोलने से लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है और उनकी रुचि तुम्हारे में बनी रहती है। ये तुम्हें कुछ ऐसा कहने से भी रोकता है जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। सफल और शक्तिशाली लोग ये समझते हैं, वो दूसरों को अंतहीन बोलकर नहीं बल्कि अपने शब्दों को समझदारी से चुनकर प्रभावित करते हैं। तो अगली बार बोलने से पहले रुकें, थोड़ा सोचें, कम बोलें और अपनी चुप्पी की शक्तियों को समझें। अगर आप सो गए हैं तो जागें, सुस्त पड़े हैं तो जाकर भागें, क्योंकि हम बढ़ चुके हैं अगले लॉ 5 की तरफ। गार्ड योर रेपुटेशन विद योर लाइफ। तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारी पावर का बेस है। यह डिफाइन करती है कि लोग तुमसे मिलने से पहले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन तुम्हें अलाइज जीतने, अपोनेंट्स को डराने और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़ा खोलने में हेल्प कर सकती है। दूसरी तरफ एक खराब रेपुटेशन ईयर्स तक की हार्डवर्क को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती है। मैं तुम्हें हिस्ट्री की एक और स्टोरी बताता हूँ जो इस लॉ को परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मन मिलिट्री कमांडर एरविन रोमल को द डेजर्ट फॉक्स निकनेम मिला था। ये ब्रिलियंट टैक्टिशियन के रूप में इनका रेपुटेशन बना हुआ था। वॉरफेयर में रोमल की स्ट्रेटजीज और प्रिसीजन इतनी ज़्यादा लेजेंडरी थी कि उनके एनिमीज तब भी डरते थे जब वो बैटलफील्ड में नहीं होते थे। यह फियर उनके फेवर में काम करता था। अक्सर एनिमी फोर्सेस फाइट शुरू होने से पहले ही डीमोरलाइज्ड हो जाते थे, जिससे रोमल को एक बेनिफिट मिलता था। उसकी रेपुटेशन उससे पहले पहुंच जाती थी, एक साइलेंट वेपन की तरह जिसका मुकाबला अपोनेंट कर ही नहीं पाते थे। ये लेकिन याद रखो दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाने में टाइम और एफर्ट लगता है। इसके लिए कंसिस्टेंसी, एक्सीलेंस और अपने फील्ड में स्टैंड आउट करने की एबिलिटी ज़रूरी है। हालांकि जब तुम एक बार इसको बना लेते हो तो तुम्हें इसकी रक्षा भी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी रेपुटेशन को कभी भी बर्बाद कर डालो। रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रेपुटेशन अगर बिगड़ती है तो उसको दोबारा स्टेबल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। राइवल और जेलस में लोग हमेशा तुम्हारी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह तुम्हारी पावर को कमज़ोर करने का सबसे ईजी तरीका है। लोग अक्सर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो पाए। वो जानते हैं कि तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक ग्रेट रेपुटेशन मेंटेन करने का की है विजिलेंस। मिस्टेक या मिसस्टेप से दूसरों को तुम्हारी स्टैंडिंग खराब करने का मौका मत दो। इसे एक प्रीसियस एसेट की तरह प्रोटेक्ट करो, क्योंकि कई तरीकों से तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारा बड़ा आर्मर होता है। तो दोस्तों, अपनी रेपुटेशन में इन्वेस्ट करो, इसे वाइजली बनाओ और कंसिस्टेंटली नर्चर करते रहो। जाओ तनिक पानी वानी पियो, मुंह माँ धो लो, क्योंकि हमको भी पता है कि बुक बहुत लंबी है और इसको सुनते सुनते बोर हो गए हो। नहीं बोर हुए
तो आगे बढ़ते हैं, बोर हो गए हो तो मुंह धो लो, पानी पी लो। लॉ 6, अट्रैक्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। रॉबर्ट ग्रीन ने सही कहा है कि लोग हर चीज को उसके अपीयरेंस के बेसिस पे जज करते हैं। जो वो देख सकते हैं उसी पर वो बिलीव करते हैं। अगर तुम क्राउड में घुल मिल जाओगे तो तुम्हारे इनविजिबल होने के रिस्क हैं। स्टैंड आउट करने के लिए तुम्हें एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी जो रेपुटेशन ग्रैब करे और तुम्हें फोकस रखे। मैं तुम्हें एक और ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने इस लॉ में मास्टरी हासिल कर ली। पैब्लो पिकासो, फेमस स्पेनिश पेंटर, यह चीज़ समझता था कि याद रखे जाने के लिए तुम्हें लगातार इमोशंस को स्टिर करना होगा और अटेंशन अट्रैक्ट करना होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। उसे अपने टाइम में आर्टिस्टिक नॉर्म्स में फिट होने की कोई परवाह नहीं थी। कभी कभी वो मास्टरपीस क्रिएट करता था, कभी कभी उसकी पेंटिंग को अगली और कंट्रोवर्शियल माना जाता था। लेकिन चाहे उसके काम की तारीफ हो चाहे क्रिटिसिज्म हो, वो एक बात जानता था कि किसी भी चीज़ में पब्लिसिटी अच्छी होती है। पिकासो की स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छे से काम किया। उसने भुलाए जाने से इनकार कर दिया, चाहे उसकी आर्ट को पसंद किया जाए चाहे ना किया जाए, चाहे उसकी कोई निंदा करे चाहे कोई तारीफ करे। उसका नाम उसके यूनिक स्टाइल की वजह से बन गया, इतना ज़्यादा कि आज पिकासो का नाम और आर्ट अलग नहीं किए जा सकते। आपको पता ही होगा। यह सबक क्लियर है कि पावरफुल बनने के लिए तुम्हें एक ऐसा पर्सन या इमेज क्रिएट करना होगा जो सिर्फ तुम्हारा हो। ये सबके द्वारा पसंद किए जाने के बारे में नहीं है, बल्कि अनफॉरगेटेबल होने के बारे में है। चाहे तुम्हारी इमेज की तारीफ हो या क्रिटिसिज्म हो, चाहे तुम्हारी तारीफ हो तुम्हारे काम की बुराई हो, चाहे तारीफ हो, लेकिन एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करो जिससे तुम हाईलाइट हो सको। जब यह इस्टेब्लिश हो जाती है तो यह तुम्हें पब्लिक आई में रखती है, और जब लोगों का ध्यान तुम पर होता है तो तुम्हारे पास पावर होती है। तो दोस्तों, बैकग्राउंड में मत घुसे रहो, एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करो जिसे कोई इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो। चाहे वो खराब हुई हो, चाहे लोग आपकी बुराई ही करें, चाहे बेवकूफ़ कहें, चाहे जैसा मर्जी कहें, एक आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए। और ये आइडेंटिटी क्रिएट करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे दुनिया भर के ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भरे हुए हैं जिनको जैसा लगता है दिमाग ही नहीं है, लेकिन उनकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई है एंड दे हैव बिकम सक्सेसफुल। और जिन्होंने आइडेंटिटी नहीं क्रिएट की वो बुक की समरी बता रहे हैं। तो तुम्हारा नाम सबसे पहले उसके माइंड में आएगा जब तुम ऐसी कोई आइडेंटिटी बिल्ड कर लोगे। अगला लॉ है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मतलब लर्न टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स। पावर हासिल करने और सक्सेस पाने का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी यह जानना है कि दूसरों के स्किल्स और एफर्ट का यूज़ कैसे करना है। चलिए थॉमस एडिसन की कहानी सुनते हैं, जो सिर्फ एक ब्रिलियंट इन्वेंटर ही नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी था। एडिसन ये समझता था कि एक एम्पायर बनाने के लिए वो सब कुछ खुद नहीं कर सकता, इसकी बजाय उसने काम पूरा करने के लिए बेस्ट टैलेंट को हायर किया। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है निकोला टेस्ला, जो खुद भी एक जीनियस था। एडिसन ने टेस्ला की कंपनी को अपना जनरेटर इम्प्रूव करने के लिए हायर किया था। टेस्ला ने पूरे 1 साल तक बिना थके काम किया और जनरेटर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। लेकिन एक ट्विस्ट आया कि एडिसन ने सारा क्रेडिट ले लिया। टेस्ला को उसका काम पूरा करने के लिए $50,000 देने का प्रॉमिस करने के बावजूद उसने उसे पूरी रकम नहीं दी और यह इंश्योर किया कि टेस्ला को उसके कंट्रीब्यूशन के लिए कोई रिकॉग्निशन ना मिले। और भी हैरानी की बात है कि जब रेडियो का इन्वेंशन किया गया तो टेस्ला ने उसका ग्राउंड वर्क किया था, लेकिन क्रेडिट गुग्लियमो मार्कोनी को मिला। अपनी ब्रिलियंस और साइंस में कंट्रीब्यूशन के बावजूद टेस्ला को अक्सर ओवरशैडो किया गया और उसे वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जिसका वो हकदार था। होशियार लोग ऐसे ही होते हैं भाई। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? निकोला टेस्ला की स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है कि पावरफुल बनने के लिए तुम्हें दूसरों से काम लेना सीखना चाहिए, ना कि काम करना। तुम्हें सब कुछ खुद नहीं करना है, ऐसे लोगों को हायर करो जो वो चीज़ें कर सके जो तुम नहीं कर सकते और उन्हें शाइन करने का मौका दो। यह इंश्योर करो कि तुम टास्क को इफेक्टिवली डेलीगेट कर सकते हो और तुम्हारी लीडरशिप में दूसरे द्वारा किए गए काम का क्रेडिट ले सको। यही होता है आज की इंडस्ट्री में। एम्प्लॉय सारा काम करते हैं,
लेकिन लीडर सारे के सारे क्रेडिट्स लेते हैं। दिस इज़ द फैक्ट एक्चुअली। जो भी जॉब कर रहा है ही कैन अंडरस्टैंड दैट कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे क्रेडिट नहीं मिलता और सारा क्रेडिट हायर मैनेजमेंट के लोग ले जाते हैं। पावर के गेम में यह हमेशा खुद काम करने के बारे में नहीं होता, यह एक ऐसी टीम बनाने के बारे में होता है जो तुम्हारे लिए काम कर सके, जबकि तुम शिप को बस संभाल के रखो। आपका काम इतना ही होता है। अगर तुमने 7 लॉ सुन लिए हैं तो यार तुम आई लव यू गाइस। लेकिन अगर आगे भी सुन रहे हो तो आई लव यू सो मच गाइस। थैंक यू फॉर बीइंग सो फार इन दिस वीडियो। लॉ 8, मेक ए प्लान टू ब्रिंग अदर्स टू योर साइड, यूज बेट whenever necessary। पावर का रियल इसेंस है दूसरों के रिएक्शन को कंट्रोल करना। किसी पर पावर हासिल करने के लिए तुम्हें उन्हें तुम्हारे मूव्स पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर करना होगा, और ऐसा करने का बेस्ट तरीका है एक केयरफुली क्राफ्टेड प्लान का यूज करना। ओटो वॉन बिस्मार्क एक पावरफुल जर्मन लीडर और पॉलिटिशियन यह बात अच्छे से समझता था। बिस्मार्क ने एक बार एक इंटरेस्टिंग बात कही थी, जब मैं हिरन को पकड़ने के लिए चारा डालता हूँ तो मैं पहले हिरन पर गोली नहीं चलाता, मैं पूरे झुंड का इंतज़ार करता हूँ। उसका मतलब यह था कि किसी भी सिचुएशन में तुम्हें जल्दबाजी में एक्ट नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय अपनी टारगेट या एनिमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, उन्हें अपनी ओर खींचो, उन्हें चारा लेने दो, फिर राइट टाइम पर अपना मूव बनाओ। राइवल्स या एनिमीज से डील करते समय यह अप्रोच मैजिक की तरह साबित होती है। उन्हें यह बिलीव करा कर कि वो किसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी या रिवॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम अपर हैंड हासिल कर लेते हो। जब वो तुम्हारे पास आते हैं यह सोचकर कि उन्हें कुछ मिल जाएगा, तो तुम सिचुएशन को कंट्रोल करते हो। एक बार जब वो चारा ले लेते हैं तो तुम अटैक कर सकते हो और अपना गोल अचीव कर सकते हो। चलिए मैं एक फनी सी एग्जांपल लेता हूँ। हर यूट्यूबर सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के लिए आता है, आप भी जानते होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे वो पैसे किस तरह से कमाता है? सबसे ज़्यादा वो अपने फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ा के अपने फ़ैन को कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करता है या एफिलिएट मार्केटिंग करता है। और एक तरह से आप शिकार हो हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, और हम लोग वो शिकारी हैं जो आपको चारा डालते जा रहे हैं, कंटेंट आप लोग कंज्यूम करते जा रहे हो। इन द एंड जब हम अटैक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अपसेल करेंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई चीज़ आपको सेल करेंगे जिससे हम आपका शिकार कर पाएँ। क्योंकि अभी हम शिकार कर नहीं सकते, क्योंकि झुंड इकट्ठा नहीं हुआ है, कोई प्रमोशन या कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते। एक बार झुंड इकट्ठा हो जाए तो शायद मैं भी आपका शिकार करूँगा और आपको कुछ ना कुछ सेल करूँगा। ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत की चीज़ ही सेल करूँगा, लेकिन वो झुंड इकट्ठा करना और आपको इकट्ठा करके कुछ डील करना, दैट इज़ द प्रूफ, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ। हम भी वही इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम किसी को अपनी साइड में लाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो या पॉलिटिक्स में हो या फिर पर्सनल लाइफ में भी हो। उन्हें कोई डिसीजन लेने के लिए फोर्स करने की बजाय उन्हें ऐसे सब्टल मूव्स से लीड करो जिसे उन्हें यह फील हो कि वो अपनी मर्जी से चॉइस कर रहे हैं, और जब वो फाइनली एक्ट करेंगे तो यह तुम्हारे प्लान के हिसाब से होगा। इस तरह तुम कंट्रोल में रहते हो, और कंट्रोल का मतलब है पावर। तो दोस्तों, यह पावरफुल लॉ याद रखो। केयरफुली क्राफ्टेड चारे से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, और जब उन्हें लीस्ट एक्सपेक्टेशन हो तब तुम अपना मूव बनाओ। जब तुम सिचुएशन के फ्लो को कंट्रोल करते हो तो तुम पावर में होते हो। पता, मैंने इतनी मोटिवेशनल, इतनी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ी हैं, इतनी नॉलेज इकट्ठी की है, लेकिन मैं किसी को ये मोटिवेशनल बातें बताता नहीं हूँ, किसी को मैं ये नॉलेज देता नहीं हूँ, फेस टू फेस कभी नहीं देता, यूट्यूब पे ही सिर्फ काम करता हूँ। बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड दैट, एंड दैट रीज़न इज़ द नेक्स्ट लॉ, which is win over others with your work, not with your arguments। मैं किसी को बातें करके उनको दिखाना नहीं चाहता, बल्कि मैं अपने काम से दिखाना चाहता हूँ। That is why I'm still working on YouTube. That is why I'm continuously doing hard work on YouTube.
यह एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। जब पावर गेन करने की बात आती है तो एक्शन वर्ड्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर तुम पावरफुल लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन्हें आर्गुमेंट से जीतने की कोशिश मत करो। इसकी बजाय अपने काम को खुद बात करने दो। मैं तुम्हें एंशिएंट रोम की एक स्टोरी बताता हूँ, जनरल मुसिनस के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट वॉर की प्रिपरेशन कर रहा था। उसने अपने इंजीनियर को स्ट्रॉन्ग शिप डिज़ाइन करने के लिए कहा जो बैटल के चैलेंज फेस कर सके, लेकिन इंजीनियर का आइडिया अलग था। उसे लगा कि उसका डिज़ाइन बेटर है और मुसिनस के साथ आर्ग्यू करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि जनरल का रिक्वेस्ट गलत है। रिजल्ट, मुसिनस ने इंजीनियर को मार डालने का ऑर्डर दे दिया। क्यों? क्योंकि अपने डिज़ाइन में सही होने के बावजूद भी इंजीनियर मुसिनस की अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करने में फेल हो गया। यह हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाता है। पावरफुल लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि वो सही है या गलत। उन्हें जिस चीज़ की परवाह होती है वो कंट्रोल और रिस्पेक्ट की। अगर तुम उनके साथ आर्ग्यू करते हो, चाहे तुम सही भी हो, तो तुम्हारे उनके फेवर खो देने का रिस्क होता है। और एक्सट्रीम केसेस में, जैसे कि इंजीनियर के साथ हुआ, तुम्हें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का फेस करना पड़ सकता है। तो लेसन सिंपल है कि किसी पावरफुल पर्सन से डील करते समय कभी भी उनके साथ आर्ग्यू या उन्हें चैलेंज मत करो। इसकी बजाय अपने एक्सीलेंट काम पर फोकस करो। अपने रिजल्ट और अचीवमेंट से उनका रिस्पेक्ट हासिल करो, अपने वर्ड से नहीं। अपने एक्शन से उनको ये दिखाओ कि तुम उनका विजन समझते हो और उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प कर रहे हो। याद रखो कि पावर डिबेट्स जीतने के बारे में नहीं है, ये अपने काम के जरिए वैल्यू दिखाने के बारे में है। बचपन में ऑलमोस्ट सभी की क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो हमेशा रोता रहता है और हम उसको बोलते हैं हट साला पनौती। तो अगला लॉ उसी के बारे में है, स्टे अवे फ्रॉम अनहैप्पी एंड अनलकी पीपल। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं नेगेटिविटी लेकर आते हैं। उनकी एनर्जी, उनका एटीट्यूड, उनकी प्रेजेंस ही तुम्हें ड्रेन कर देती है, तुम्हारा दिन खराब कर देती है। यह तुम्हें बैड लक और मिस फॉर्चून के चक्रव्यूह में फंसा सकती है। यह ऐसी चीज है जिसे 19th सेंचुरी की औरत लोला मोंटेज अच्छे से जानती थी। लोला मोंटेज कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं थी, वो एक डांसर और मिस्ट्रेस थी। अपने चार्म के लिए बेवेरिया के किंग को अपना बना लिया था, लेकिन कुछ पॉजिटिव बनाने के बजाय उसके इन्फ्लुएंस से किंगडम का डाउनफॉल हुआ। उसका गोल डिस्ट्रक्टिव था, पावरफुल लोगों को नीचा दिखाना, सक्सेसफुल लोगों को दबाना और जहाँ भी जाए वहाँ पे पनौती फैलाना। उसकी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी ने हर उस चीज़ को खराब कर दिया जिसे उसने टच किया। किंग उसके लिए अपने अफेक्शन से अंधा होकर अपना किंगडम खो बैठा। उसके आसपास के लोगों ने या तो अपना फॉर्चून खो दिया या फिर एग्जाइल में चले गए या फिर ट्रेजिकली मर गए। वो इमोशनल कंटेजियन की तरह थी जो मिजरी और डिस्ट्रक्शन फैला रही थी। अब सिर्फ औरतें ही ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, आदमी भी यह डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कैरी कर सकते हैं। अनस्टेबल माइंड्स और नेगेटिव इमोशंस वाले लोग इमोशंस वायरसेस की तरह होते हैं। उनका चाओस उनके आसपास के लोगों तक फैलता है और सबको नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में खींच लेता है। तो दोस्तों, ये लॉ ऐसे लोगों से दूर रहने के बारे में जो अनहैप्पी है, अनलकी है या लगातार नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उनका प्रभामंडल तुम्हें अफेक्ट कर सकता है और तुम्हें नीचा दिखा सकता है। यह आग के करीब रहने के जैसा है, तुम्हें आखिरकार गर्मी लगेगी और अगर तुम ज़्यादा करीब जाओगे तो तुम जल भी सकते हो। किसी और की मिजरी का पार्ट मत बनो। अगर तुम लगातार ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो नेगेटिविटी या बैड लक में फंसे हुए हैं तो तुम्हारे अपनी स्टेबिलिटी और सक्सेस खो देने का रिस्क है। इसलिए अपनी कंपनी वाइजली चूज करो। खुद को ऐसे लोगों से साथ घेरो जो तुम्हें ऊपर उठाएं और तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं। जो भी मेरे भाई लोग यहाँ तक टिके हुए हैं उनके लिए सल्यूट है भाई, तुम लोगों के फोकस का कि यहाँ तक टिक गए, वो भी एक ऑडियो बुक में। चलिए 11वें लॉ के बारे में बात करते हैं, विच इज लर्न टू मेक पीपल डिपेंड ऑन यू। अगर तुम रियल पावर पाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों को तुम पर डिपेंडेंट बनाना होगा। जब दूसरे तुम पर रिलाई करते हैं
जब दूसरे तुम्हारे ऊपर रिलाई करते हैं तो उनकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। यह रूम में सबसे ज़्यादा बोलने वाले या सबसे ज़्यादा विजिबल पर्सन होने के बारे में नहीं है, यह ऐसा पर्सन बनने के बारे में है जिसके बिना दूसरे काम कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें हिस्ट्री में वापस लेके जाता हूँ। ओटो वन बिस्मार्क के पास, जो जर्मनी का एक ब्रिलियंट लीडर और पॉलिटिशियन था, बिस्मार्क इस लॉ का एजेंस अच्छे से समझता था। उस समय प्रेशिया का किंग फेडरिक विलियम IV कमज़ोर था और उसकी लीडरशिप में अनसर्टेनिटी भरी हुई थी। बिस्मार्क ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उसने यह इंश्योर किया कि किंग पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाए। उसने स्टेट में अपने लिए ऐसी पावरफुल पोजीशन क्रिएट की जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। बिस्मार्क इंडिस्पेंसिबल बन गया और जब किंग की डेथ हो गई तो उसका भाई किंग बना, लेकिन वो भी बिस्मार्क की गाइडेंस के बिना काम नहीं कर सकता था। बिस्मार्क की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा थी क्योंकि स्टेट की सारी भाग दौड़ उसके हाथों में थी। तो यहाँ लेसन क्या है? पावरफुल बनने के लिए तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर लोग इंपॉर्टेंट टास्क, डिसीजन या स्ट्रेटजीज के लिए तुम पर डिपेंड करते हैं तो तुम उनकी लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट बन जाओगे। लोग नेचुरली उन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जिन पर वो रिलाई करते हैं। तो अगर तुम सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना चाहते हो तो यह याद रखो, दूसरों को तुम्हारी ज़रूरत महसूस कराना सीखो और तुम हमेशा टॉप पर रहोगे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। ऑफिस के अंदर अगर कोई काम करते हैं तो अपने काम को इतना ब्रिलियंट रखो और ज़्यादा से ज़्यादा इतना काम करने की कोशिश करो, अपने काम को इतना करो कि कोई तुम्हें उस काम से निकाल ही ना सके। तुम इस तरह से काम करो कि अगर तुम उस काम से निकलते हो तो वो काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जब तुम अपने प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बना लेते हो कि उस प्रोजेक्ट में तुम्हारे निकलने की वजह से शायद वो प्रोजेक्ट ही निकल जाए, तो तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मेरे भाइयों, तुम लोगों का स्ट्रगल खत्म होने वाला है। हम आखिरी लॉ की तरफ आ गए हैं, विच इज कंट्रोल योर विक्टिम विद योर होनेस्टी एंड जेनरोसिटी। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि तुम अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी को भी अपना बना सकते हो। जब तुम सच्ची ईमानदारी और उदारता दिखाते हो तो जो लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करते वो भी तुम पर विश्वास करने लगते हैं। यह कानून इस बात पर जोर देता है कि शुरुआत में तुम्हें पूरी ईमानदारी और उदारता दिखानी चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई तुम पर भरोसा करने लगता है तो तुम उन्हें जैसा चाहो मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तुम्हारी ईमानदारी शक की सबसे मजबूत ढाल भी तोड़ सकती है। काउंट विक्टर लस्टिक का उदाहरण लो। लस्टिक एक कौन आर्टिस्ट था जिसे एआई कैपन अपने समय के सबसे शक्तिशाली और स्केप्टिकल व्यक्ति में से एक को $50,000 के साथ उसका भरोसा जीतने के लिए कन्विंस कर लिया। लस्टिक ने 60 दिनों में यह राशि डबल करने का वादा किया, लेकिन 60 दिन बाद वह कैपोन के पास सिर्फ $50,000 लेके वापस आया, 1 सेंट भी ज़्यादा नहीं। गुस्सा होने के बजाय कैपन लस्टिक की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे इनाम के रूप में $5,000 दिए। यह दिखाता है कि ईमानदारी कितनी पावरफुल हो सकती है। यह दिखाकर कि तुम सिंसियर हो, तुम सबसे ज़्यादा गार्डेड व्यक्तियों में भी जीत सकते हो। और एक बार जब विश्वास स्थापित हो जाता है तो वो लोग मैनिपुलेशन के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कानून ज्ञानवर्धक लगे हो, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बना पाएं। सभी 48 कानूनों को जानने के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि इस बुक को खुद पढ़ो, लेकिन अगेन सलाह देता हूं कि नेगेटिवली इस बुक को ना लें और नेगेटिव यूज ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको एआई वॉइस से बेहतर मेरी वॉइस लगी होगी। अगर नहीं लगी तो मुझे भी पता चल ही जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।